आज की सबसे बड़ी खबरों से और नेपाल से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नेपाल में अब भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है और सेना की कार्रवाई में अब तक कुल 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब इनकी आड़ में नेपाल के बड़े बड़े बैंक, शोरूम, दुकानों, होटल्स को लूटा जा रहा है। जो पूरे दिन आप कहीं भी देख नहीं पाए, वो तमाम खबरें हम लेकर आपके सामने आने वाले हैं। इनमें भी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और हिमालयन बैंक की अलग अलग शाखाओं को निशाना बनाकर वहां पर लूटपाट की गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तीसरी तस्वीर है जब एक नेता के घर से लॉकर ही उठाकर प्रदर्शनकारी ले आए और उस तिजोरी को खोलने के लिए वो उसे तोड़ रहे हैं। बीच वाली तस्वीर में आपको एक प्रदर्शनकारी गन के साथ दिखाई दे रहे हैं, बंदूक के साथ दिखाई दे रहे हैं, राइफल उनके हाथ में है। और पहली तस्वीर में आप धू धू कर जलती हुई इमारतों को, सरकारी दफ्तरों को देख रहे हैं। तीसरा, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे घर में मौजूद उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी की मौत हो गई है। केपी शर्मा ओली भी अपने इस्तीफे के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने नेपाल को छोड़ दिया है, लेकिन इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। चौथा अपडेट यह है कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सुरक्षा कारणों से स्थगित हो गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब भी प्रदर्शनकारी ये योजना बना रहे हैं कि वो इन उड़ानों के दौरान आतिशबाजी और लेजर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा अपडेट यह है कि इस वक्त नेपाल का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के दफ्तर प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है और इन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो काठमांडू के सिंह दरबार की हैं। ये दो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, जिसे शेर का महल भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में नेपाल के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के दफ्तर इसी सिंह दरबार में थे। एक हम आपको दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं सिंह दरबार की, और ये रात की तस्वीर है सिंह दरबार की। धू धू कर जलती है इमारत अब खंडहर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये सिंह दरबार महल था पहले और तमाम सरकारी दफ्तर अब इसमें चलते थे। आज प्रदर्शनकारियों ने इसमें तोड़फोड़ और आगजनी की और आप देख सकते हैं कि ये सिंह दरबार इस वक्त भी रात के 9 बजे जल रहा है। ये तस्वीर अगर हम बड़ी स्क्रीन पर भी एक बार अपने दर्शकों को दिखा देंगे, शायद ये कल सुबह तक इसी तरह जलता रहेगा। इतिहास नेपाल की इस घटना को जब जब याद करेगा, तब तब ब्लैक और व्हाइट की तरह इन दो तस्वीरों की हमेशा बात की जाएगी। इसमें एक तरफ वो युवा है, वो जेन ज़ी युवा है जो आज नेपाल की जोड़तोड़ की सरकार को उखाड़ फेंकने का जश्न मना रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से उनके अवसरों को छीनकर नेपो किड्स, जिन्हें वो कह रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के हाथ में मौके दे दिए गए। और दूसरी तरफ वो नेपाल है जो आज सरकार विरोधी आंदोलन में बुरी तरह जल रहा है, क्योंकि अगर वहां की संसद, अगर नेपाल की राष्ट्रपति भवन, अगर वहां का सुप्रीम कोर्ट सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है, तो ये नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान है। इस जलते हुए नेपाल में ना सिर्फ लोगों का आक्रोश दिखाई देता है, बल्कि इन तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि एक देश जब बेकाबू हो जाता है तो वहां क्या क्या हो सकता है। नेपाल में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज नेपाल में जो कुछ भी हुआ है वो उसके लोकतंत्र को गहरे जख्म देकर जाएगा और शायद आज से नेपाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस हिंसा के दौरान अलग अलग जिलों और शहरों में कई बड़े नेताओं और मंत्रियों पर भी जानलेवा हमले हुए। ये तस्वीरें भी आपको हैरान करेंगी, कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा पर हमला किया, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त। आरजू राणा देउबा नेपाल के विदेश मंत्री हैं और सुबह तक कहा जा रहा था कि उन्हें नेपाल की सेना किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने वाली है, लेकिन इससे पहले ही भीड़ ने उन पर और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मारपीट की और हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें ये दोनों नेता खून से लथपथ दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और बहादुर देउबा पर हिंसक भीड़ ने इसलिए भी हमला किया क्योंकि नेपाल की आम जनता उनके बेटे जय वीर देउबा को एक नेपो किड मानती है और उन पर यह आरोप लगता है कि वो अब तक टैक्स पेयर्स का पैसा अपने बेटे पर खर्च कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, यही कहानी नेपाल के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की है, जिन्हें आज गुस्साई भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा
और अब भी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि गुस्साई भीड़ ने उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के साथ क्या किया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जो निजी आवास है वहां पर भी तोड़फोड़ की। ये झापा में उनका घर है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ इस्तीफा दे चुके गृह मंत्री रमेश लेखक के घर को भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें उनके घर की हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर भी हमला किया और उनके घर में रखे कैश को जनता के बीच उड़ा दिया। देखिए, इससे पहले काठमांडू में नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पर भी एक बड़ा हमला हुआ और आप इन तस्वीरों को भी आज जरा देखिए, क्योंकि ये नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर की तस्वीरें हैं जिसकी शुरुआत साल 1993 में हुई थी। आरोप है कि कांतिपुर ने इस विरोध प्रदर्शन की आलोचना की थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इसकी इमारत को आग के हवाले कर दिया। और इसी तरह का हमला दमक के ओली टावर पर हुआ है और यहां भी आगजनी के बाद सेना की सभी टुकड़ियां पीछे हट गईं। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वो मौजूदा सरकार के किसी भी निशान को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी घटना काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर हुई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी को बुरी तरह पीटा और इसके बाद उनके घर में आग लगा दी गई। नेपाल का मीडिया बता रहा है कि इस घटना में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी घायल होने के बाद बुरी तरह जल भी गई थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उनका इलाज किए जाने से पहले ही उनकी मौत हो। ठीक उसी तरह से जैसे 22 प्रदर्शनकारियों की मौत अगर आंदोलन की वजह से कर दी जाती है, हो जाती है, तो ये वहां की पुलिस की सख्ती पर सवाल बीते दिन उठ रहे थे, क्योंकि कल रात तक जो खबर आई थी उसने भी पूरे नेपाल को परेशान कर दिया था कि आखिर आंदोलन के लिए निकले हुए छात्रों पर इस तरह के हमले क्यों किए जा रहे थे पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उनकी जान चली गई। सोचिए, कल तक जो नंबर 18 था वो आज मरने वालों की संख्या प्रदर्शनकारियों में से 22 हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज जो पथराव, झड़प, आंसू गैस, गाड़ी में आग, तोड़फोड़, सिक्योरिटी वैन रोकी, टायर जलाए गए, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है, गेंद तोड़े गए, गेट अलग अलग जगहों के तोड़े गए हैं। ड्रोन तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से जगह जगह पर आगजनी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें वहां की आग के हवाले कर दी गई हैं। अगर संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, सिंह दरबार, जो सबसे प्राचीनतम प्रतीक थे नेपाल की संस्कृति के, वो सब कुछ आग के हवाले कर दिए गए हैं, तो नुकसान किसका हुआ है? नेपाल का हुआ है। लोकतंत्र में कभी भी इसकी जगह नहीं हो सकती और ये बात आज पूरी दुनिया कह रही है। 36 साल के सुदन गुरुंग वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नेपो किड्स का मुद्दा उठाया। 8 सितंबर को जब जेन जी युवाओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में क्या लिखा था, उसे मैं आपको पढ़कर बताती हूं। भाइयों बहनों, 8 सितंबर को याद नहीं है, ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा खड़े होकर कहेंगे अब पहुंचे। बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार ने हमारा भविष्य, हमारे सपने, हमारी गरिमा छीन ली, हमको देख रहे हैं। आज हम कहते हैं कि अब और नहीं, ये हमारा समय है, ये हमारी लड़ाई है। 8 सितंबर को मैतीघर, मंडला में हम अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपनी मुट्ठियां भींचेंगे। हम एकता की शक्ति, उन लोगों की शक्ति दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार के आगे झुकने से इनकार करते हैं। तो उन्होंने कहा, हम अपनी मुट्ठियां भींचेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। सुदन गुरुंग ने नेपाल के हर युवा में यही उनसे संदेश दिया कि इस आंदोलन के दौरान वो अपनी आवाज उठाएंगे और अपनी मुट्ठियां भींचकर ये दिखा देंगे कि वो झुकने वाले नहीं। आप देखिए कि आज हुआ भी यही। सुदन गुरुंग सामाजिक कार्यकर्ता बनने से पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और नेपाल में उन्होंने कई नेताओं के लिए रैलियां भी आयोजित की थी। लेकिन इसके बाद साल 2015 के भूकंप ने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया और वो अपने एनजीओ के जरिए नेपाल के भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद करने लगे। और अब तो उन्होंने नेपाल की सरकार ही गिरा दी। अपने दम पर युवाओं को इकट्ठा किया और ये कहा कि ये सरकार एक आपदा की तरह थी, उन्होंने तो सिर्फ अपनी मुट्ठी भींचकर नेपाल के लोगों की मदद की है। आज बालेंद्र शाह को लेकर कई पोस्टर्स जारी हुए हैं जिनमें उन्हें नेपाल की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है। आप देखिए, जो पोस्टर में लिखा हुआ है उसमें यही अपील की जा रही है। आज जब काठमांडू में हर तरफ अफरा तफरी मची थी, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे थे, तब बालेंद्र शाह का जनता स्वागत कर रही थी और पुलिस के घेरे के साथ वो काठमांडू की सड़कों पर लोगों का धन्यवाद कर रहे थे। अब आप ये देखिए कि बालेंद्र शाह है कौन। पहली बात तो यह है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, जिसके कारण उन्हें लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है।
किन के खिलाफ गुस्सा है? जो वहां पारंपरिक पार्टियां थी, जो बड़े बड़े नेता थे। अब आप देखिए 2022 में उन्होंने बतौर निर्दलीय काठमांडू के मेयर पद का चुनाव जरूर लड़ा था और इसीलिए निर्दलीय होते हुए किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, काठमांडू के वो मेयर है। 35 साल के भी हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनाव में उन्होंने आसानी से मेयर के लिए चुनाव में हरा दिया था। इसके अलावा राजनीति में आने से पहले वो एक रैपर भी थे। रैपर यानी गाना गाते थे और पेशे से वो एक सिविल इंजीनियर भी है, तो पढ़े लिखे भी हैं, रैपर भी है, यानी लोगों का मनोरंजन भी अपने गानों से एक वक्त पर करते होंगे। और जब वो निर्दलीय चुनाव के लिए मेयर के उतरे तो सभी ने उनको जिता दिया। युवाओं की पसंद है बालेंद्र और इसीलिए शायद ये गुजारिश सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की जा रही थी कि उनके हाथों में कमान दी जाए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि केपी शर्मा ओली से आखिर नेपाल के लोग इतना नाराज कैसे हो गए? आपको शायद ये किसी ने नहीं बताया है, लेकिन हम आपको बताते हैं। एक जमाने में ओली को नेपाल का हीरो माना जाता था। जिस वक्त नेपाल में राजशाही शासन को हटाने के लिए आंदोलन हो रहा था, तब केपी शर्मा ओली ने वामपंथ की जड़ों को वहां मजबूत किया और वो 14 सालों तक कैद में रहे, जिसकी वजह से उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो निडर निर्भीक थे। लेकिन नेपाल में कहा जाता है कि राजनीति के दीमक ने उनके इरादों को खोखला कर दिया। जो ओली पहले नेपाल के गरीब लोगों की बात करते थे, वो हर दिन के साथ सिर्फ खुद अमीर होते चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति पिछले 10 सालों में 100 करोड़ रुपए की हो गई और उनके खिलाफ आम जनता सबसे ज्यादा तब भड़की जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया। 5 साल पहले 2020 में केपी शर्मा ओली अपने पैतृक गांव में अपने जन्मदिन का केक काटना चाहते थे। अब सोचिए उन्होंने क्या किया। पैतृक गांव जाना था केक काटने के लिए, लेकिन वहां उस वक्त हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए कोई हेलीपैड नहीं था, जिसके बाद 4 लाख रुपए खर्च किए गए। उनके लिए बाकायदा हेलीपैड बनाया गया ताकि वो वहां पर उतरे और वहां पर केक काटे। इसके बाद ओली अपने समर्थकों के साथ 3 हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां भी उन्होंने नेपाल के नक्शे वाला केक काटकर जश्न मनाया, जिस पर काफी विवाद हुआ और उस घटना ने उनकी छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज आप देखिए कि केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा है। अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं है कि केपी शर्मा ओली ने नेपाल छोड़ा है या नहीं, लेकिन हमें खबर मिली है कि काठमांडू में जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई बड़े मंत्री नेपाल छोड़ने के लिए आज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और अब से कुछ ही देर पहले यह खबर भी आई कि नेपाल में ललितपुर के नक्खू जेल से 1,500 कैदी फरार हो गए हैं और कई इलाकों में अब भी लूटपाट हो रही है। कुछ जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों में, ये वीडियो देखिए, पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। वो इस तरह से पीछे हट गए। नेपाल में किस कदर हिंसा है वहाँ पर दिखाते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी देखिए किस कदर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि ये नगर पालिका में इस समय यहाँ पर मौजूद है। और जब आपने देखा कतारों में पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, सरेंडर कर रहे थे। हमारे साथ भी कई लोग नेपाल से लगातार आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। उनमें से कई ने ये बताया कि पुलिस वाले उनके घर के सामने जाकर उनसे गुहार लगा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हमें कुछ जो आम कपड़े हैं, सिविलियन कपड़े हैं, वो दे दीजिए ताकि हम अपनी जान बचा सके, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं है सरकार के भ्रष्टाचार से है। लेकिन चूंकि वो वर्दी में थे तो उन पर भी प्रदर्शनकारी टूट पड़ रहे थे। वो अपनी हथियार कहीं पर रखने को तैयार थे। उनसे कह रहे थे कहीं हथियार हमारे रखवा दीजिए, हमें सिविलियन कपड़े आम लोगों के दे दीजिए ताकि हम अपनी जान बचा सकें। इसमें महिला कांस्टेबल्स भी शामिल थी। नेपाल की ये तस्वीरें भारत के लिए भी काफी चिंताजनक है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को नेपाल न जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो भारतीय नागरिक अब भी नेपाल में मौजूद हैं, उन्हें अपने मौजूदा ठिकानों पर ही रहना चाहिए। वो सड़कों पर बाहर ना निकले, पूरी सावधानी बरतें। साथ ही ऐसे लोगों को नेपाल की लोकल अथॉरिटीज और काठमांडू में भारतीय दूतावास की सलाह का पालन करने के लिए कहा गया है। नेपाल और भारत के बीच कुल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे 5 राज्यों में लगती है। इनमें सबसे ज्यादा 729 किलोमीटर लंबी सीमा बिहार से लगती है और बिहार से आमतौर पर भी आप देखेंगे तो बहुत आना जाना लोगों का है वहां। अगले महीने विधानसभा के चुनाव वहां पर होने हैं। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच सदियों से
रोटी बेटी का रिश्ता माना गया है, जिसमें रोटी का मतलब यह है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ काम करने के लिए आते रहते हैं और उनके बीच रोटी का रिश्ता रहा है, जबकि बेटी का मतलब यह है कि दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध रहे हैं। नेपाल यह भी कहता है कि वो देवी सीता की जन्मभूमि है, जो भगवान श्री राम को नेपाल से जोड़ती है, और इसीलिए कहते हैं कि दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। 1950 की एक संधि के तहत भारत और नेपाल के लोग बिना वीजा के आसानी से इधर उधर आ जा सकते हैं। भारत नेपाल को 600 मेगावाट बिजली की भी सप्लाई करता है और नेपाल में पूरे साल में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें 30% अकेले भारत से लोग होते हैं जो नेपाल के दौरे पर जाते हैं, नेपाल पहुंचते हैं। और भारत में भी इस वक्त नेपाली मूल के 80 लाख लोग रह रहे हैं जो यहीं हमारे देश में रहकर काम करते हैं। नेपाल में 90% पेट्रोल डीजल भी भारत से ही आता है और दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच 73,468 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसमें 62,502 करोड़ रुपए का निर्यात हमने नेपाल को किया था और नेपाल से हमारा आयात सिर्फ 10,965 करोड़ रुपए था। और इसीलिए नेपाल में अगर अस्थिरता का माहौल पैदा होता है तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। नेपाल में अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक पूरी टाइमलाइन है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसके बारे में बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो नेपाल में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में एक प्रतीक है कि इस वक्त स्थितियां कैसे खराब हुई हैं। देखिए, नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपो किड ट्रिगर, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। नेपो किड्स, ये लाइन है, नेपो किड्स शो ऑफ देयर लाइफस्टाइल बट नेवर एक्सप्लेन वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, आवर टैक्सेस, देयर लग्जरी, वी पे, यू फ्लेक्स। ये लाइनें देखिए जो यहां पर लिखी गई हैं, ये बहुत तेजी से वायरल हुआ। इन लाइनों ने नेपाल की जनता को गुस्से से भर दिया। लोगों को यह लगने लगा कि नेताओं के बच्चे तो ऐशो आराम पे जी रहे हैं, टैक्स हमारा है, लेकिन आम जनता के बच्चे गरीबी में मर रहे हैं। ऊपर से बीते दिन के प्रोटेस्ट के बाद जब यह खबर आई और ज्यादातर लोग यही दावा कर रहे थे कि जो 18 लोग बीते दिन तक मारे गए थे उनमें से कुछ स्कूली बच्चे भी थे। लोगों का गुस्सा आसमान पर था। काठमांडू की एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है प्रेस अड्डा। इस वेबसाइट ने इन हिंसक विरोध प्रदर्शन से सिर्फ 2 दिन पहले 6 सितंबर को एक लेख प्रकाशित किया था और इसमें क्या लिखा था वो पढ़िए। ये ऐसा सिर्फ एक लेख नहीं है बल्कि ऐसे कई लेख नेपाल में लगातार लिखे जा रहे थे जहां कहा जा रहा था कि नेपो किड्स के मुद्दे पर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी कारों, ब्रांडेड कपड़ों, विदेशी यात्राओं और नेताओं के बच्चों की आलीशान पार्टियों की तुलना आम जनता के रोजमर्रा के संघर्षों से कर रहे हैं। बार बार जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे फोटो डालते हैं, घूमने गए हैं विदेश में, जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे डालते हैं अपनी बड़ी बड़ी महंगी कारों की तस्वीरें डालते हैं, अपने मकानों की तस्वीरें डालते हैं, उन सब की चर्चा करते हुए कहा गया कि इसका पैसा कहां से आता है। ये गाढ़ी कमाई से जो लोग कमाते हैं अपने घरों के लिए, टैक्स कटता है, वही टैक्स का पैसा ये नेपो किड्स दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, बाबूराम भट्टाराय और उनके बच्चों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। तो ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही थी, कई आर्टिकल्स उस पर लिखे जा रहे थे और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर भड़का तो यही कि नेपो किड्स यानी जो नेताओं के बच्चे हैं, जो वीवीआईपीज के बच्चे हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं। आम लोगों के बच्चों को आप सड़कों पर आंदोलन करते हुए मार देंगे। नेपाल की आम जनता और ज्यादातर युवाओं को यह लग रहा था कि जब से उन्होंने नेपाल मीडिया पर, माफ कीजिएगा, उन्होंने सोशल मीडिया पर नेपो किड्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तभी से नेपाल की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने में जुट गई, क्योंकि हैशटैग नेपो किड्स यानी नेताओं के बच्चे, उनके साथ जब ये तस्वीरें बड़े बड़े नेताओं के बच्चों की वायरल होने लगी तो इन तमाम नेताओं को लगा कि हमारे बच्चों की तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बदनामी की जा रही है। और यही आरोप है कि नेपाल की सरकार जब उनके बच्चों की तस्वीरें डाली जाने लगी, जब नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों की तस्वीरें महंगी महंगी कारों और आलिशान चीजों के साथ विदेशी टूर पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगी, तब नेपाल की सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने में जुट गई और वो असल में अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी।
आप काठमांडू पोस्ट का ये 6 सितंबर का लेख देखिए, जिसमें यह लिखा है कि नेपाल के युवा इस बात से खासे नाराज हैं कि सरकार अपने बच्चों का लग्जरी लाइफस्टाइल छिपाने के लिए सोशल मीडिया को ही बंद कर